अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है हमारे लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का। और चैप्टर 1 ही हमारा चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी। उसमें हमने डिस्कस किए थे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ जल्दी से कि हमारे पास उसमें 3 रूल्स होते हैं, हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं बाकायदा। उसमें से जो पहला ऑपरेशन है वो हमारा कहलाता है मल्टीप्लाई अ रॉ थ्रू बाय नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स था, जैसे कि 4 6 9 7 8 7 4 5 7, मान लीजिए आपके पास ये अगर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, क्योंकि ये ऑपरेशंस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं। तो उसमें से किसी भी रॉ को हम, चाहे वो रॉ 1 हो 2 हो या 3 हो, उसको हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से जो कि नॉन ज़ीरो होगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दो रॉस का इंटरचेंज मतलब ये था कि आर वन या आर टू की पोजीशंस को चेंज कर दिया जाए, या आर वन आर थ्री की या आर टू आर थ्री की। इस तरीके से पोजीशंस हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑपरेशन था कि ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स वन रॉ टू अनदर। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि आर वन प्लस टू आर टू। क्या मतलब है भाई इस बात का? इसके अंदर बेसिकली तीसरा रूल तो दिख ही रहा है, पहला रूल भी दिख रहा है। पहला रूल ये दिख रहा है कि हम एक रॉ को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो जो कि है भी नॉन ज़ीरो, और फिर हम उसको तीसरा रूल के मुताबिक किसी रॉ में ऐड करा सकते हैं। तो आर ये जो चेंजिंग आएगी वो आर वन में अकर होगी, आर टू चेंज नहीं होगी। आर टू को चेंज करने के लिए उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम पहले टू आर टू कर देते हैं। वो हमने नहीं किया, हमने डायरेक्ट किया, तो वो चेंजिंग सिर्फ आर वन में आएगी। कैसे होता है ये सब मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग डाल के। अब प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं? बेसिकली जो गाउसियन एलिमिनेशन है वो तो हम करेंगे, यानी कि हम इसमें से कुछ एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल में किया था कि हमने कुछ कोएफिशिएंट्स को रिमूव करके वहाँ पे ज़ीरो कर किया था, यानी कि एलिमिनेशन हुई थी वहाँ पे। तो अब उसके कुछ रूल्स हैं कि वो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़ अ रॉ डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरोज़। जैसे इस मैट्रिक्स में पहली रॉ जो है इसमें कहीं भी ज़ीरो नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे, मतलब इसमें से ये पूरी रॉ ज़ीरो नहीं है, मतलब देयर आर सम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ इन इट। Then the first non-zero number in the row is a one. We call this a leading one. क्या मतलब है? मुझे इस टू को वन बनाना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि मैं कह दूंगा कि वन अपॉन टू आर वन कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो टू है इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा हाफ से, तो ये वन बन जाएगा, ये टू बन जाएगा, ये सेवन अपॉन टू, और यहाँ पे टू। मतलब चेंज पूरी रॉ में आ गया, लेकिन मैंने इसको क्या किया, वन बना दिया। और वो इस पहली रॉ का जो वन है यहाँ पे आया है, उसको मैं कहूँगा लीडिंग वन। ठीक है। दूसरा रूल, if there are any rows that consist entirely of zeros then they are grouped together at the bottom of the matrix। मतलब कहने का मकसद ये है, अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी रॉ पूरी की पूरी ज़ीरो होती, मतलब पहला कोएफिशिएंट भी ज़ीरो, दूसरा भी, तीसरा भी, और इक्वालिटी के बाद वाली जो चीज़ होती वो भी अगर ज़ीरो होती, मतलब पूरी की पूरी रॉ ज़ीरो थी, तो मैं उसको क्या करता, नीचे जो सबसे बॉटम पे, मतलब तीसरी के साथ, अगर दूसरी वो ज़ीरो वाली रॉ होती तो मैं तीसरी के साथ उसको इंटरचेंज कर देता। तो दूसरी वाली जो ज़ीरो वाली है वो सारी नीचे आ जाती, और ये वाली जो नॉन ज़ीरो इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग। तीसरा रूल, in any two successive rows that do not consist entirely of zeros, the leading one in the lower row occurs farther to the right than the leading one in the higher row। इसका मतलब ये है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जैसे मैंने ये बना दिया ऊपर वाली में वन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अब अगली रॉ में जो लीडिंग वन होगा वो इसके नीचे वाली पोजीशन पे नहीं आएगा, वो इससे आगे पोजीशन पे आएगा। वो हो सकता है सिक्स की जगह पे आ जाए,
या वो हो सकता है 6 की जगह पे भी ना बन रहा हो, तो कहीं वो शायद 8 की जगह पे बन जाए। मकसद ये है कि पहला जो लीडिंग वन है पहली रॉ का, दूसरी रॉ में जो लीडिंग वन है वो उससे दूर होगा, वो उसकी सेम कॉलम में लाई नहीं करेगा। ठीक है, उनके कहने का मकसद ये है। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे, मैंने एग्जांपल आपको करवाता हूँ अभी, रुके। और each column that contains the leading one has zeros everywhere else in that column. A matrix that has the first three properties is said to be in row echelon. मकसद ये है, मतलब चौथा रूल प्रॉपर्टी ये बता रही है कि लास्ट वीडियो में यानी लेक्चर 3 में जो एग्जांपल हमने की थी उसमें हमने क्या किया था कि कुछ ऐसा था कि हमने यहाँ पे तो वैल्यूज़ ले ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो थी, यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू थी। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है मैट्रिक्स की, ये कहलाती है इक्लोन फॉर्म, या इसको हम कहते हैं रॉ इक्लोन फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हर रॉ के लीडिंग वन के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको हम ज़ीरो रखते हैं। अब जैसे पहली रॉ का जो लीडिंग वन होगा वो इस पोजीशन पे होगा, तो उसके सारे नीचे जो थे ना ज़ीरो हमने कर दिए। अब इसका जो दूसरा लीडिंग वन होगा वो अगर यहाँ पे है, तो देखें उसके नीचे वाला ज़ीरो है। और तीसरी वाली रॉ का जो लीडिंग वन है वो यहाँ पे है, उसके नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो रॉ इक्लोन फॉर्म में आकर हो जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ शुरू की 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया जाए तो रॉ इक्लोन फॉर्म होगी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ईच कॉलम दैट कंटेन्स द लीडिंग वन हैज़ ज़ीरोज़ एवरीवेयर एल्स इन, मतलब ये कि अब अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी ज़ीरो 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 यानी लीडिंग वंस के अलावा बाकी पूरा कोफिशिएंट वाला हिस्सा सारा ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे फिर आर आर ई एफ, यानी कि रिड्यूस्ड रॉ इक्लोन फॉर्म। ठीक है जी। ये तो आगे, ये तो पिछले ऑपरेशंस जो है ये पिछले लेक्चर का था, और प्रॉपर्टीज़ ये हमने भी देख ली। लेकिन इनको अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया है। छोटी सी एग्जांपल है, जल्दी से कर लेते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन बना देते हैं सबसे पहले। तो देखें, इसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 -5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8। अब मुझे क्या करना है ना, रूल के मुताबिक लीडिंग वन को मतलब रॉ के पहले एलिमेंट को मुझे वन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, हाफ R1 करूँगा, ताकि 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 बन जाए। तो क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1, मतलब 2 इंटू हाफ 1, 3 इंटू हाफ 3/2, 6 इंटू हाफ इज़ 3। दूसरी रो पे हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब मुझे क्या करना है कि लीडिंग वन के नीचे वाले को ज़ीरो बनाना है। लीडिंग वन के नीचे वाले को ज़ीरो बनाना है। तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 3 को ज़ीरो बनाना है तो मुझे 3 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि R2, ये रॉ 2 है, में से माइनस करता हूँ क्या, या यूँ कहो कि R2 में प्लस करता हूँ क्या, -3 R1। ठीक है। अगर मैं पहली रॉ को 3 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर दूँ इसमें से, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब अगर यानी ये कहूँ कि -3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर दूँ, तो क्या होगा, 3 की जगह पे 0 प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या मतलब, ये देखिए पहली रॉ में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये जो हम शुरू में लिखते हैं ना, इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा था। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक था तो इसी पे हुआ। अब R2 पहले लिखा है ना, इसका मतलब चेंजिंग R2 में आने वाली है, R1 में नहीं आएगी। तो अब देखें, 3 -3 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -3 बन जाएगा, और ऐड कराऊँगा तो 3 -3 0 हो जाएगा। और -5 है, तो -5 है, तो प्लस कराऊँगा माइनस का 3/2, और साथ में 3 भी है, ये प्लस का ये माइनस का। तो ये 9/2 हो जाएगा, माइनस का 9/2, यानी कि माइनस का 2 -19, यानी कि ये हो जाएगा -19/2।
और ये हो जाएगा 8 माइनस 9 इज -1। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। अब देखें, बज़ाहिर हमने अपना सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं इससे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको चेंज करके क्या करता हूँ, अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि इसको -2/19 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखें अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे 103/2, और ये यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, यहाँ पे 3 था, -1 को इससे करेंगे तो ये 2/19 बन जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, ये बन गया आपका, थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ, ये आपका बन गया रॉ इक्लोन फॉर्म। रॉ इक्लोन फॉर्म, इससे आप सॉल्यूशन बआसानी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस तक चलते हैं। अब रिड्यूस तक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस लीडिंग के 1 के ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि R1 में ऑपरेशन अप्लाई हुआ, मतलब R1 3/2 को मैं से क्या माइनस करूँ, मतलब 3/2 में से अगर 3/2 ही माइनस हो जाए, मतलब ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, क्योंकि 0 अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई भी हो जाए तो वो 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3/2 माइनस 3/2, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 1। और जब हम 3 में से माइनस करवाएंगे उसको 2/19 को, और इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद तो ये हमारे पास बनेगा 54/19, और यहाँ पे आपके पास 2/19 तो है ही। तो ये जी आपके पास आ गया रिड्यूस्ड रॉ इक्लोन फॉर्म। ठीक है जी, और इसका सोल्यूशन हमने लिखना सीखा हुआ है, तो इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा हो जाएगा x, y इज इक्वल्स टू 54/19, 2/19। अच्छा, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये 2 वेरिएबल्स पे हमने अप्लाई किया, आगे के एग्जांपल्स में हम 3 वेरिएबल्स पे अप्लाई करेंगे। इसको बार बार देखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। लेक्चर 3 को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।